हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट बी ऑफ आवर टॉपिक फेडरलिज्म। तो लास्ट वाले टॉपिक में हमने देखा था कि फेडरलिज्म जो है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोविजंस ले डाउन करता है फेडरलिज्म के बारे में। और फेडरलिज्म जो पावर शेयरिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग लिस्ट बना के देता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ओके, अब आज हम देखते हैं कि फेडरलिज्म जो है वो प्रैक्टिस कैसे हो रहा है इंडिया के अंदर, मतलब कैसे उसको फॉलो किया जा रहा है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से ही फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है क्या? तो नियम और कायदे बना देने से सब कुछ नहीं होता। उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उनके साथ लोगों का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, कोर्डियल रिलेशनशिप है या नहीं है, तब जाके फेडरलिज्म सक्सेस होता है। तो आप देख सकते हो दैट इन द वर्ल्ड मैप, तो ये जो एक वर्ल्ड मैप की पिक्चर आपकी बुक के अंदर दी हुई, उसके अंदर दिखाया गया है कि आउट ऑफ 193 कंट्रीज ओनली 25 कंट्रीज जो है उसके अंदर फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है, और बाकी देशों में फेडरलिज्म नहीं है। वहां पे या तो एक सरकार वाला सिस्टम है या फिर मोनार्की सिस्टम है। तो यहाँ पर जो है 40% पॉपुलेशन, ये जो 25 कंट्रीज है इसमें 40% पॉपुलेशन रहती है वर्ल्ड की। और दूसरी बात क्या है कि ये जितनी भी कंट्रीज है, आप देख सकते हो बड़े बड़े नेशन है इसमें, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, और आपके रशिया हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये जो कंट्रीज है ये लगभग पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्रीज है। यहाँ पर कोई इतने कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह ज्यादा नहीं होते। तो ये फेडरलिज्म पावर शेयरिंग का एक पार्ट है। और पावर शेयरिंग इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि अगर हम ट्रेन या बस में ही जाते हैं तो वहां पे अपनी सीट देना भी पॉसिबल नहीं है। लोग वहां पे एक थैला रख देते हैं और क्या बोलते हैं कि कोई आ रहा है यहाँ पे। तो जब सीट ही नहीं दे सकते लोग, तो पावर देना तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे पावर शेयरिंग का यही कमाल है, फेडरलिज्म। अब जैसे अगर अपन इंडिया का मैप देखें, तो अब ये इंडिया का जो पुराना मैप अगर आप देखो 1947 का, तो 1947 के मैप में आप देखोगे कि बहुत सारे स्टेट्स नहीं है। जैसे महाराष्ट्र नहीं है इसके अंदर, और कर्नाटक नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, नागालैंड वगैरह, ये कई सारे स्टेट्स इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे 1947 के अंदर। तो सिर्फ क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से ही फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो जाएगा? तो ऐसा तो होना नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए, बट जो रियल सक्सेस फेडरलिज्म की कैसे होती है? जब सरकार की इच्छा शक्ति हो। तो इंडिया में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। दूसरा, द रेस्पेक्ट ऑफ फॉर डाइवर्सिटी, और दूसरी होनी चाहिए जो लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं उनके प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए। अलग अलग डाइवर्सिटी को हम रेस्पेक्ट करें, उनके धर्म का आदर। सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी कि कैसे फेडरलिज्म को हम प्रैक्टिस में रखे, लागू कैसे रखे। तो सबसे पहला जो परीक्षा थी इंडिया की, वो आया था लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना। द फर्स्ट मेजर टेस्ट वाज द मेकिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है उनकी डिमांड होने लगी थी कि लैंग्वेज के आधार पे हमारी नई बाउंड्रीज बनाई जाए। 1947 से लेकर 2019 तक बहुत सारे न्यू स्टेट्स बनाए गए, एंड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के आधार पर जैसे आप देखोगे कि बॉम्बे एक लंबा सारा स्टेट बनाया हुआ था, इसमें महाराष्ट्र कहीं नहीं था, इसमें गुजरात का भी एरिया था। अब गुजरात के लोग बोलते हैं गुजराती, और बॉम्बे में चलती है मराठी, तो ऐसे अलग करके महाराष्ट्र स्टेट बनाया गया। ऐसे ही आप देखो आंध्र प्रदेश जो है, दैट वाज द फर्स्ट स्टेट जो लैंग्वेज के आधार पर बना। अब और इसके अलावा भी, लैंग्वेज के अलावा और भी जो स्टेट्स बनाए गए, कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। तो किसी की ज्योग्राफी थोड़ी डिफरेंट थी या उसके कल्चर की वजह से उसको स्टेट बनाया गया, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विच वेर द स्टेट्स मेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। तो नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जो कल्चर और इनके आधार पे बनाया गया था। अब जो कई सारे जो नेता थे उनको एक डर था उस वक्त, क्या? दैट इट वुड लीड टू दिस इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री। अगर हम ऐसे लैंग्वेज के आधार पर टुकड़े कर देंगे, स्टेट्स बना देंगे इंडिया के अंदर, तो क्या पता हो सकता है डिसइंटीग्रेशन हो जाए, पूरा जो देश है वो बिखर जाए। बट आज हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर मोर यूनाइटेड देन बिफोर। अगर हम देखें कि हम पहले से ज्यादा ताकतवर हुए, एंड इट हैज डन बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। हमने उनकी डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट दी है, और इसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अब एक लैंग्वेज वाला जो दूसरी लैंग्वेज जानता ही नहीं हो, कैसे फिर एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए ये बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हुआ इससे, और पहले से ज्यादा हम यूनाइटेड हुए। अब तो ये तो थी पहली परीक्षा। दूसरी परीक्षा क्या आई? द सेकेंड मेजर टेस्ट वाज द लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज कौन सी रखी जाए भारत की? ठीक है, तो हिंदी, इंग्लिश या कोई और भाषा, कौन सी भाषा रखे? तो हम देखते हैं कि जो हिंदी है
वो क्या बना रखी है इंडिया के अंदर, दैट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी जो है मातृभाषा है, मदर टंग है ऑन ऑफ 40% इंडियंस। 40% इंडियंस की मातृभाषा हिंदी है, बट हमने उसको राष्ट्रभाषा नहीं बनाया है, उसे क्या बनाया है, ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड इसी के साथ साथ इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई थी, जिसको सिर्फ 1965 तक रखा जाना था कि 1965 के बाद इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रहेगी। बट इसको आगे एक्सटेंड करते गए और एक्सटेंड कर दिया, क्यों? क्योंकि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे, जो साउथ इंडियन स्टेट्स थे, वहां पर उन्हें हिंदी नहीं आती थी और उनके लिए इंग्लिश बहुत जरूरी थी। तो इसीलिए इंग्लिश को भी कंटिन्यूअसली अब ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए रखा है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर कोई इंपोजिशन नहीं हुआ। नो स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनीवन, कोई भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, मातृभाषा सबकी अलग अलग है, बट राष्ट्रभाषा का स्टेटस किसी को नहीं दिया है। उसके अलावा क्या किया है, अब जो ये लैंग्वेज तो चलो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होगी, बट बाकी लैंग्वेजेस को भी रिकॉग्निशन दिया है। तो 22 लैंग्वेज जो है रिकॉग्नाइज की गई है शेड्यूल्ड लैंग्वेज के रूप में। तो आप देख सकते हो, अगर आप जो रुपए देखो, इंडियन रुपी 10 रुपए का नोट है, 20 का, 100 का, कोई भी, तो उसके अंदर आपको अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस दिखाई देगी। तो ऐसी 22 लैंग्वेजेस को हमने शेड्यूल्ड लैंग्वेज बनाई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिखा गया है कि ये लैंग्वेज रहेगी। एंड स्टेट्स कैन हैव देयर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑल्सो, और स्टेट जो अगर चाहे तो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी रख सकता है। जैसे अगर महाराष्ट्र में चाहे तो मराठी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, गुजरात में जाए तो हम गुजराती देख सकते हैं, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का मतलब हमने इनकी लैंग्वेज को क्या दिया है, एक सम्मान दिया है। और ये जो स्टूडेंट्स है कोई भी इन सभी भाषाओं के अंदर वो जो एग्जाम्स वगैरह भी दे सकते हैं। हिंदी इज प्रमोटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हिंदी को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट जरूर करती है। ठीक है, बट इट कैन नॉट बी इम्पोज्ड, पर इसको कभी भी किसी के ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता, प्रमोशन जरूर किया जा सकता है हिंदी का। अब इसका जो अगला फैक्टर है वो है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस। तो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस, रिश्ते कैसे थे? अगर घर के अंदर रिश्ते ही अच्छे नहीं होंगे तो चाहे कितने भी नियम कायदे लगा दो, वो टूट के रहेगा। तो यहाँ पर इनके सेंटर और स्टेट के रिलेशंस कैसे थे वो देखते हैं यहाँ पे। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम एक लंबे टाइम तक के लिए सेम पार्टी रूल्ड बोथ इन सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो आप जानते हो कि आजादी के बाद से जो लगभग कांग्रेस का ही राज रहा था। ठीक है, और वो सेंटर में जीतती थी और साथ ही बहुत सारे स्टेट्स में भी उन्हीं का राज होता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इट वुड समटाइम्स मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई सारे प्रोविजंस थे जिनका उन्होंने मिसयूज करके क्या किया, जो स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे उनकी सरकार नहीं होती थी उसकी पावर को डिसमिस, उस स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक कार्टून दिखाया गया आपको, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि जो इंदिरा गांधी खड़े और उनके सामने जो स्टेट्स है वो एक कटोरा लेकर आ रहे हैं और उनके सामने भीख मांग रहे हैं कि हमें और कुछ पावर्स दो, या कोई भी जो स्कीम्स है उसके लिए, उन सब के लिए उनको कटोरा लेके खड़ा होना पड़ रहा है। तो ये दिखाया है उस वक्त की स्थिति। ठीक है, अब क्या हुआ आफ्टर 1990 के बाद में क्या होने लग गया, देयर वाज अ राइज इन द रीजनल पार्टीज। अब जो रीजनल पार्टीज है, कई जगह ऐसे स्टेट्स के अंदर जो रीजनल पार्टी वो स्ट्रॉन्ग होने लग गई थी और चुनाव जीतने लग गई थी। एंड द बिगिनिंग ऑफ द इरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट, और एक नया युग शुरू हुआ कोएलिशन गवर्नमेंट का। कोएलिशन का मतलब गठबंधन की सरकार। मतलब ऐसा कई बार ऐसी स्थिति हो गई 1990 के बाद कि लोकसभा के अंदर सरकार जो थी, जैसे मेन जो कांग्रेस है या बीजेपी है, तो उनको बहुमत नहीं मिल रहा था। ठीक है, मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, और मेजोरिटी नहीं मिलने के कारण वो गवर्नमेंट अकेले अपने बलबूते पे नहीं बना सकी थी और उनको सपोर्ट लेना पड़ा रीजनल पार्टीज का। ठीक है, जैसे आज भी अगर जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी है तो एनडीए उसका एक अलायंस है, एनडीए अलायंस करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, बीजेपी अकेले सरकार नहीं बना पाई है। और इससे पहले वाला टाइम अगर अपन देखें तो कांग्रेस का जो कोएलिशन सिस्टम था, कांग्रेस का जो था वो यूपीए गवर्नमेंट था, यूनाइटेड प्रोविंसेस अलायंस। तो यूपीए जो है ये एक अलायंस था जो कांग्रेस ने बनाया, और उसके बाद मनमोहन सिंह जी है वो इसके प्रधानमंत्री बने। और अभी जो बीजेपी का अलायंस है वो है एनडीए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिस लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, इसकी वजह से जो एक नया कल्चर आया पावर शेयरिंग का। एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑटोनॉमी है उसको भी बहुत ज्यादा पावर्स मिले। मतलब अब स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी सरकार ऐसे दबा नहीं सकती थी। तो ये सेंटर और स्टेट रिलेशंस। तो यहाँ पर ये तीन टॉपिक हमने समझा,
कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो पहला टॉपिक था लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाए गए, ठीक है। दूसरा टॉपिक लैंग्वेज पॉलिसी अपनाएगी एक कि किसी भी लैंग्वेज को हमने पर्टिकुलर राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया, और 22 लैंग्वेजेस को हमने शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के अंदर रखा है। और तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर वो था सेंटर और स्टेट के रिलेशंस। तो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस कैसे चेंज होते गए 1990 के बाद में वो दिखाया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो फोटो दिखाई है जिसके अंदर वो एक सिंहासन पर बैठे हैं, बट वो सिंहासन किसके ऊपर टिका है? रीजनल पार्टीज के ऊपर। अलग अलग मुंह और अलग अलग सिंबल्स दिखेंगे आपको, तो ये सारे रीजनल पार्टीज है जिनके ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी जी का सिंहासन टिका है। अगर वो एक भी खिसक जाए तो ये सरकार गिर सकती है, ठीक है। तो ये सिस्टम आपको समझाया है कि ऐसे करके इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस हुआ है। अब हम देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब जो पावर्स है उसको और ज्यादा हमने आगे दिया है पंचायतों को और म्युनिसिपैलिटीज को। तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को पावर कैसे दिया वो देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के अंदर। तो अब ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसकी जरूरत इंडिया में क्यों पड़ी? तो आप देख सकते हो इंडिया के बहुत जो स्टेट्स है, कुछ स्टेट्स तो इतने बड़े हैं कि उनकी पॉपुलेशन कई देशों से ज्यादा है। जैसे अगर अपन देखें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इवन रशिया की पॉपुलेशन से ज्यादा है। और अगर महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र का एरिया भी बड़ा है और प्लस उसकी जो पॉपुलेशन है वो जर्मनी की पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को कैसे संभाले? तो इसके लिए क्या किया गया? यूजुअली फेडरल सिस्टम में पावर दो पार्ट्स में ही डिवाइडेड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बट अब इंडिया जो इतना वास्ट कंट्री है और उसके स्टेट्स इतने बड़े, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, तो इसके लिए एक तीसरे टायर की जरूरत पड़ी। इसीलिए हमने जो पावर है उसको डिवाइड किया एक थर्ड लेवल के अंदर, जिसको बोला जाता है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब ये पहले देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। तो अगर आपको एग्जाम में डिसेंट्रलाइजेशन पूछे तो सीधा ये डेफिनेशन है दैट व्हेन पावर इज टेकन अवे from central and state government and given to the local government, this is called decentralization, ठीक है। जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सीधा सीधा लोकल गवर्नमेंट को दे दे उसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ व्हाट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस? इसके पीछे का एक मेन आइडिया क्या था, क्यों दिया ये पावर? तो पहला था प्रॉब्लम्स वेयर सेटल्ड एट लोकल लेवल। कोई भी प्रॉब्लम है, जो लोकल लेवल का व्यक्ति होता है उसे अपनी प्रॉब्लम्स ज्यादा अच्छे से मालूम होती है दूर बैठे सरकारी अधिकारी के बजाय, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स जो है जल्दी सेटल हो सकती है लोकल लेवल पे। दूसरा, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ लोकल लेवल इश्यूज। तो कोई भी जो इशू होगा लोकल लेवल का उसको अच्छे से पता होगा। अगर सरकार पैसा दे रही है रोड के लिए बट वहां पे रोड नहीं चाहिए, उनको तो पानी की सप्लाई चाहिए, तो ये वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उन्हें ज्यादा बेटर मालूम होगा। तो वो अपनी बात कह सकते हैं कि हमें पाइपलाइन की जरूरत है, रोड की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। जो लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। और चौथा, मनी स्पेंड मोर एफिशिएंटली। और जो पैसा है वो उल्टे सीधे कामों में खर्च नहीं होगा, जो चीज की जरूरत है उसी पे खर्च होगा। तो ये जो था इसका बेसिक आइडिया कि वहां की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, लोगों का डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में किया गया। अब पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, ये दो ही चीज है डिसेंट्रलाइजेशन में लोकल गवर्नमेंट के अंदर। जो अर्बन एरिया है, शहरी इलाका है, वहां पे म्युनिसिपैलिटीज होते हैं, और जो जहां पर गांव का एरिया होता है वहां पे पंचायत होते हैं। तो ये पंचायत और जो म्युनिसिपैलिटीज थी ये तो पहले से ही थी इंडिया के अंदर, ये पहले से ही थी, बट इनको पावर नहीं दिया गया था। ये थी किसके अंदर? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। और स्टेट गवर्नमेंट जैसा चाहे वैसे करवा सकते थे, इनके रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, इनको फंड्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट होता था। तो फाइनली 1992 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया, और इस अमेंडमेंट ऑफ 1992 के द्वारा जो पावर्स थी वो दी गई इस लोकल गवर्नमेंट को। तो इसके अंदर क्या क्या पावर्स दी गई? तो पहला पॉइंट था मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस। अब इनके इलेक्शंस जो होल्ड करने मैंडेटरी हो गए। मैंडेटरी मतलब कंपल्सरीली 5 साल में जो है इलेक्शन होने ही है, ठीक है। पहले रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे। दूसरा, इसमें एक क्या फायदा मिला? वी गॉट द रिजर्वेशन ऑफ वीमेन, अबाउट 1/3 रिजर्वेशन। अभी भी स्टेट गवर्नमेंट की विधानसभाओं के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में विमेन को रिजर्वेशन नहीं मिला है, बट जो लोकल गवर्नमेंट है उसके अंदर 1/3 रिजर्वेशन मिल चुका है विमेन को। एंड रिजर्वेशन ऑल्सो दिया गया किसको? SC, ST एंड OBC क्लासेस को, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो बात मेन हुई वो क्या थी इस अमेंडमेंट में?
दैट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, अब तक जो नेशनल लेवल पे ही जो इलेक्शन कमीशन होता था इंडिया लेवल पे, पर अब हर स्टेट का एक अलग इलेक्शन कमिश्नर होने लग गया था। एंड स्टेट गवर्नमेंट टू शेयर पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी जितनी भी पावर्स है एंड जो रेवेन्यू है वो इसके साथ में अब शेयरिंग होगी, मतलब पंचायत जो अपना रेवेन्यू ले सकते हैं उनको भी रेवेन्यू देना पड़ेगा, प्लस पावर शेयरिंग होगी। तो स्टेट गवर्नमेंट टू शेयर पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट, ये सब इस अमेंडमेंट हुआ 1992 के अमेंडमेंट के ये मेन पॉइंट्स है। ठीक है, अब जैसे रूरल एरिया है, जो ग्रामीण एरिया होता है, वहां पर क्या होती है लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट में ये 3 तरह की फॉर्म्स है। जो स्टार्टिंग लेवल होता है सबसे पहले वो होता है ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो हमने क्या किया है, जैसे एक गांव है, उस गांव को अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और उन वार्ड्स का जो हर एक वार्ड से एक पर्सन चुना जाता है, उसको हम बोलते हैं पंच। गांव में तो पंच, और सिटीज में वार्ड मेंबर हो गया। और ये गांव के अंदर जो इनका हेड होगा, ग्राम पंचायत का हेड, वो होगा सरपंच। ठीक है, इसको इलेक्ट करने वाली बॉडी है, उसको बोलते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा के अंदर कोई भी वोटर जो 18 ईयर्स से अबो का है, वो सब ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं, और वो साल में 2 या 3 बार मीटिंग करते हैं ताकि ग्राम पंचायत के कामकाज को देख सके। फंड्स वगैरह पास करना, जो बजट पास करना, ये सारे काम ग्राम सभा इसके देखती है। ग्राम पंचायत हो गया एक गांव के लिए पर्टिकुलर। अब उससे ऊपर जैसे कई सारे गांव होते हैं, उन कई सारे गांवों को मिलाकर बनाई जाती है एक पंचायत समिति, या इसको बोलते हैं ब्लॉक और मंडल, और इनका हेड होता है प्रधान। और जब जिले की बात आती है, डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक और जो है संस्था बनाई हुई, वो है जिला परिषद। तो ये गांव के अंदर की सरकार है। ग्राम पंचायत हो गया ग्रामीण एरिया में सबसे लोकल लेवल, उसके ऊपर पंचायत समिति जो 2-3 गांवों को मिला के बनाई गई, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जो बनाई जाती है वो है जिला परिषद। इवन जिला परिषद में जो एमएलए और एमपी है वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम शहरों की तरफ जाए, तो शहरों की तरफ जाने पर हमें उसी नाम को बोला जाता है, पंचायत नहीं हो जाती, अब वो हो जाती है म्युनिसिपैलिटीज। तो जो छोटा शहर होता है उसमें तो होती है नगर पालिका, उससे जो बड़ा, जो थोड़ा बड़ा एरिया होता है, वहां पे होती है नगर परिषद। और जो बड़े बड़े शहर है, जैसे कोटा हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, यहाँ पर होती है नगर निगम, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और आपका मेन यही है कि नगर निगम या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को क्या बोला जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ये डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया के अंदर क्यों किया गया, और 1992 के अमेंडमेंट के मेन पॉइंट्स, जिसके द्वारा हमने इन लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जिसमें गांवों के अंदर आपकी हो गई पंचायत, पंचायत समितिज एंड जिला परिषद, और शहरों के अंदर हो गई म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो आज ये टॉपिक कंप्लीट होता है, फेडरलिज्म जो टॉपिक है वो हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।